एक कबाड़े वाला कबाड़ा खरीदने के लिए जैसे ही गलियों में आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ता है, तो वो जैसे ही एक कोठी के सामने जाकर आवाज़ लगाता है, तो उस कोठी के अंदर से एक 8 साल का बच्चा कबाड़े वाले की आवाज़ सुनकर बाहर आता है। तो वो उस कबाड़े वाले से कहता है, क्या तुम मेरे बाबा जी को ले लोगे? तो कबाड़े वाला पहले तो उस बच्चे की बात को सुनकर हंसता है और उस बच्चे की बात को मजाक में ले लेता है और मुस्कुराता हुआ कहता है कि यदि तुम अपने दादाजी को मुझे दे दोगे तो मैं ले जाऊंगा। कबाड़े वाले और उस बच्चे की आवाज़ सुनकर फिर जो बच्चे के पापा होते हैं वो घर से बाहर आ जाते हैं और कबाड़े वाले से कहते हैं, क्या तुम सच में ये मेरे बाबूजी को ले लोगे? तो पहले तो जो कबाड़े वाला है उस व्यक्ति की बात सुनकर चकित रह जाता है। फिर थोड़े समय के बाद विचार विमर्श करने के बाद उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुम अपने बाबूजी को मुझे बेच दोगे मैं तो खरीद कर अपने घर ले जाऊंगा। दोस्तों, कौन था वो कबाड़े वाला और उन बच्चों ने अपने बाबूजी को कबाड़े वाले को बेचने के लिए क्यों अपना मन बना लिया था? कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और आगे बढ़ने से पहले मेरी फिर आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मैं आगे मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं हर रोज़ आपके सामने नई नई वीडियो और नई नई कहानी लेके आती रहूं। अब बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम चंद्रशेखर होता है। चंद्रशेखर के पास काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन होती है जिसके ऊपर वो काफ़ी मेहनत करता है और वो काफ़ी सारे पैसे भी कमाता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। चंद्रशेखर को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। चंद्रशेखर की शादी हो जाती है और वो अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता है। जैसे जैसे समय होता है चंद्रशेखर की पत्नी 4 बेटों को जन्म देती है। चंद्रशेखर अपने बेटों को बड़े ही लाड प्यार से उनका जो भरण पोषण करता है और जैसे ही चंद्रशेखर के बच्चे पढ़ने के लायक हो जाते हैं, चंद्रशेखर अपने बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवा देता है और उनको बड़े ही लाड चाव से पाल पोस कर बड़ा करता है ताकि वो आगे बुढ़ापे में जो उनका सहारा बन सके। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ चंद्रशेखर के चारों जो बेटे हैं वो जवान हो जाते हैं और शादी के लायक हो जाते हैं। चंद्रशेखर एक एक करके अपने चारों बेटों की शादी कर लेते हैं। तो पहले तो इस घर में चंद्रशेखर और उनकी पत्नी 2 ही सदस्य रहते थे, लेकिन अब उस घर में रहने के लिए 8 सदस्य और आ गए हैं। तो चंद्रशेखर का जो परिवार है बहुत खुशनुमा परिवार होता है। चंद्रशेखर की जो धाक है परिवार में काफ़ी बहुत होती है, तो सभी उनसे डरा करते हैं। तो चंद्रशेखर जैसे ही बाहर से आते थे, चंद्रशेखर के जो चारों बेटे और बहुए एकदम बाबूजी को देखकर अपने काम पर लग जाया करते थे। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ आगे चलकर चंद्रशेखर की पत्नी की मौत हो जाती है। अब चंद्रशेखर परिवार में अकेले रह जाते हैं और चंद्रशेखर पूरी तरह से अपने बेटों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ चंद्रशेखर वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। तो एक दिन शाम के समय चंद्रशेखर अपनी चारपाई पर लेटे हुए होते हैं। तो चंद्रशेखर सोचते हैं कि अब मैं वृद्ध अवस्था में आ गया हूँ, ज़्यादा मैं घूम फिर भी नहीं सकता हूँ, क्यों ना मैं जो मेरी पूरी पुश्तैनी ज़मीन है अपने बेटों में बराबर बराबर हिस्से में बांट दूँ और उनके नाम करवा दूँ। अगली सुबह होती है, चंद्रशेखर अपने चारों बेटों को बुलाता है और इस प्रस्ताव को अपने बेटों के सामने रखता है। तो जैसे ही चंद्रशेखर अपने बेटों से कहता है कि जो हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है इसको मैं अपने बराबर बराबर आपको हिस्सों में बांटना चाहता हूँ और तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तो चारों जो बेटे हैं वो अपने बाबूजी की बात से एग्री हो जाते हैं। तो अगले दिन चंद्रशेखर अपने बेटों को लेकर तहसील पहुँचते हैं। तो जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन होती है वो 4 भागों में 4 हिस्सों में बराबर बराबर अपने बेटों के नाम कर देते हैं।
अब चंद्रशेखर की जो वैल्यू है और भी अच्छी हो गई है, और चंद्रशेखर की जो सेवा पानी है, जो खाना पीना है, जो रहना सहना है, बहुत अच्छे से होता है। उनका नहाना धोना और जो उनके बिस्तरे, बहुत अच्छे से उनकी सेवा हो रही है। चंद्रशेखर को थोड़ा सा भी खांसी जुकाम हो जाता है, तुरंत डॉक्टर को यहाँ बुलाया जाता है। लेकिन एक दिन चारों बउए और बेटे आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि जो गाँव के पास की थोड़ी सी ज़मीन और जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी अभी बाबूजी के नाम है, क्यों ना हम इस ज़मीन को भी अपने नाम करवा लें। लेकिन इस बात को बाबूजी के सामने कोई नहीं रख पाता है, क्योंकि बाबूजी बहुत अलग मिजाज के व्यक्ति थे। तो वो किसी की भी बात को महत्व नहीं देते थे, बस अपने मन की वो करते थे, और काफ़ी गुस्सैल व्यक्ति भी थे। एक दिन वो चारों जो बेटे हैं, बाहर बाबूजी लेटे हुए हैं अपनी चारपाई के ऊपर, और जो बाहर की जो बैठक है, जो बाहर का हॉल है, चारों बेटे उस बात के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो हमारी जो घर है जिसमें हम रहते हैं, और जो गांव के पास की जो ज़मीन है वो भी हम अपने नाम करवा लें। बाबूजी काफ़ी वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, चल फिर भी ज़्यादा नहीं सकते हैं, और इनके मरने के बाद कहाँ हम कोर्ट कचहरी के धक्के खाते फिरेंगे, या फिर हम अपने बच्चों को खाने पीने के लिए जो कोई काम काज करेंगे। जैसे ही चंद्रशेखर अपने बच्चों की आवाज़ को सुनते हैं तो वह अपने बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं ठीक है, मुझे अब क्या करना है, मेरे पोता पोती हो गए, मेरी सेवा पानी भी बहुत अच्छे से हो रही है, और जैसे तुम्हारी इच्छा हो इस ज़मीन को भी अपने नाम करवा लो। अगले दिन चारों बेटे बाबूजी को तहसील ले जाते हैं, और जो थोड़ा हिस्सा और बचा था उसको भी बराबर बराबर अपने नाम करवा लेते हैं, और यहाँ से चंद्रशेखर की ज़िंदगी में तूफान आना शुरू हो जाता है। जिंदगी चंद्रशेखर की यहाँ से शुरू होती है। चंद्रशेखर की अब ना तो घर में कोई वैल्यू रह गई है, और ना उनकी कोई धाक रह गई है, कोई उनसे अब डरता नहीं है, क्योंकि अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है। और जैसे उनकी पहले सेवा पानी होती थी, और जो ताज़ा खाना होता था, वो खाना पीना भी अब उनको नहीं मिलता है। और खाना भी जो उनकी बउएँ हैं कई कई दिन का जो बासी रखा होता है वो उनको देती थी, वो भी उसमें देती थी जिसमें चंद्रशेखर के जो बच्चे खाना खा लिया करते थे, उसमें वो जो बउएँ हैं उस झूठे बर्तनों में उनके खाना दे दिया करती थी। जैसे ही वो खाना कई दिन का जो बासी हो जाता, चंद्रशेखर के सामने आता था, तो वो काफ़ी उस खाने को देखकर काफ़ी दुखी होते और फूट फूट कर रोने लगते। तब फिर वो अपनी पत्नी को याद करते थे कि तुम तो चली गई हो, तुम तो भगवान को प्यारी हो गई हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी बड़ी नरक बन गई है, मैं बड़ा परेशान हो गई हूँ, भगवान मुझे अब उठाता भी नहीं है। तो एक दिन उनके जो बेटे हैं बराबर में से निकल रहे होते हैं, तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे पाँव में बड़ा ही दर्द है, तुम मेरे पैरों को दबा दो। तो उनका बेटा कहता है कि तुम तो आराम से चारपाई पर लेटे रहते हो, हमें यही एक काम रह गया है, तुम तो अपना आराम से लेटे रहते हो, हमारे पास बहुत ही काम की जिम्मेवारी होती हैं। तो वो जैसे ही बेटे के जवाब को सुनते हैं तो चंद्रशेखर को ये बात दिल में लग जाती है, और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। और चंद्रशेखर के आंसुओं का बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो वहाँ से चला जाता है। 2-4 दिन के बाद वो दूसरे बेटे से कहते हैं कि मुझे नहाए हुए 8-9 दिन हो गए हैं, मेरे हाथ पांव काम नहीं करते हैं, मेरे हाथ पांव नहीं चलते हैं, तो तुम मुझे अच्छे से नहला धुला दो। तो उनका बेटा भी उनकी बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो जो अब चंद्रशेखर इतने परेशान हो गए हैं, और वो भगवान से बार बार दुआ करते हैं कि भगवान जी अब तो मुझे अपने पास बुला ले, अब मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, जिन बेटों के लिए मैंने इतना कुछ किया है, अब तू मुझे अपने पास बुला ले। तो अगले दिन जो उनकी जो पत्नी होती हैं, जो वे बेटे होते हैं, वो इस बात पर विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि पता नहीं इस बाबूजी से हमारा कब पीछा छूटेगा। वो बाबूजी से काफ़ी घृणा करने लगते हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो भी उनके पास नहीं जाते हैं, बाबूजी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। बाबूजी को अब जैसे काफ़ी वृद्ध अवस्था में आ गए थे, और वो चारपाई पर बिना नहाए धोए लेटे रहते हैं। उनको खांसी भी आती है, और कई बार तो बुखार वगैरह भी हो जाता है, लेकिन उनकी कोई दवाई गोली अब नहीं होती है। तो जैसे वो अपने पोता पोतियों को बुलाते हैं, तो जो उनकी बउएँ हैं अपने बच्चों को दादाजी के पास नहीं जाने देती हैं, कहती हैं दादाजी को खांसी है, और खांसी का जो इंस्पेक्शन हो तुम्हें लग जाएगा, तो दादाजी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। उस सभी दादाजी से बड़ी घृणा करने लगते हैं। तो दादाजी के पास कोई आता जाता नहीं है, और दादाजी बड़ी ही वृद्ध अवस्था में इतने
परेशान हो चारपाई पर लेटे रहते हैं। तभी एक दिन एक कबाड़े वाला बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है। कबाड़े वाले की आवाज़ सुनकर जो उनका 8 साल का एक पोता होता है चंद्रशेखर जी का, वो कबाड़े वाले की आवाज़ सुनकर बाहर जाता है और वो कबाड़े वाले से कहता है, क्या तुम मेरे दादाजी को ले जाओगे? तो कबाड़े वाला पहला तो बच्चे की बातों को सुनकर वो मुस्कुराता है और फिर बच्चे की बात को वो मजाक में ले जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, यदि तुम अपने दादाजी को दे दोगे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। कबाड़े वाले और बच्चे की आवाज़ सुनकर बच्चे के जो पापा हैं वो भी घर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरे बाबूजी को ले जाओगे? तो कबाड़े वाला कहता है पहले तो कबाड़े वाला उस व्यक्ति की बातों को सुनकर चकित रह जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो विचार विमर्श करके व्यक्ति से जवाब देता है कि यदि तुम अपने पापा को बाबूजी को हमें बेच दोगे तो मैं खरीद कर अपने घर अपने साथ ले जाऊंगा। जो बड़ा बेटा है कबाड़े वाले से कहता है कि ये मेरे बाबूजी हैं, अपने बाबूजी को दिखाता है कि ये मेरे बाबूजी हैं, क्या आप इनको ले जाओगे और कितने पैसे आप इनके लगाओगे? तो कबाड़े वाला उस चंद्रशेखर के बेटे से कहता है कि तो बाबूजी तुम्हारे हैं, तुम ही तो इनकी कीमत बताओगे, तो जितनी कीमत तुम बताओगे उतनी ही कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो चारों बउए और चारों जो भाई हैं आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि हमारा बाबूजी से भी पीछा छूटेगा और कुछ पैसे भी हमारे लिए आ जाएंगे जो हम उसको काम में ले लेंगे। तो वो कहते हैं कि कितने पैसे में दे देना चाहिए? तो वो अब जो चारों बेटे हैं वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि 30,000 आप इनको बोल दीजिए। तो जो चंद्रशेखर का जो बड़ा बेटा है वो कबाड़े वाले से कहता कि ठीक है, 30,000 में आप ले जाइए। तो कबाड़े वाला उनको एक दिन का वक्त देता है कि ठीक है, अब मैं आपको एक दिन का वक्त देता हूँ और मैं कल आकर बाबूजी को ले जाऊँगा और फिर आप एक बार आप अपने घर में सलाह मशवरा कर लीजिए। इतना कहकर कबाड़े वाला वहाँ से चले जाते हैं। तो वो अगले दिन 30,000 रुपये लेकर 30,000 रुपये लेकर चंद्रशेखर के घर आ जाते हैं। कबाड़े वाला 30,000 रुपये ले जाकर जो चंद्रशेखर के बच्चे हैं उनको दे देता है। चंद्रशेखर के बच्चे 30,000 रुपयों को लेकर आपस में बराबर बांट लेते हैं और वो मन ही मन वो खुश होते हैं कि आज हमारे जो गले से है जो आफत है वो टल गई है और हमारे बाबूजी से आज हमारा पीछा छूट गया है। और वो कबाड़े वाले से कहते हैं कि आप इनको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाइए। तो जो कबाड़े वाले कहते हैं कि आज से ये मेरे बाबूजी हैं, आज से आपका इनसे कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर जी खाट में लेटे लेटे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और उनसे खाट से उठा भी नहीं जा रहा था। तो जैसे ही वो अपने आप को बिकता हुआ देखते हैं तो वो मन ही मन काफ़ी उदास होते हैं और काफ़ी मन ही मन वो रोने लगते हैं। तो वो चारपाई से उठ जाते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता है और जैसे वो चलने लगते हैं तो वो एकदम उनके जो पैर हैं वो डगमगाने लगते हैं। वो दीवार पकड़ पकड़ कर बाहर आते हैं और जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं तो जो कबाड़े वाले हैं उनको अपने प्यार से रेहड़ी में बिठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर ले जाते हैं तो कबाड़े वाले का नाम होता है नरेश। नरेश अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं कि जल्दी आओ, मैं बाबूजी को ले आया हूँ। तो जैसे ही वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं तो उनकी पत्नी बड़ी खुशी खुशी हर्ष और उल्लास के साथ भरी हुई बाबूजी के पास आती है और वो सबसे पहले आकर चंद्रशेखर जी के पैर छूती है। तो वो चंद्रशेखर जी के आने से पहले नरेश की पत्नी ने एक चारपाई पर अच्छे से बिस्तरा लगा दिया था और नरेश और उसकी पत्नी उनको दोनों पकड़कर उस बिस्तरे पर ले जाकर लेटा देते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो नरेश की पत्नी है वो बाबूजी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और बाबूजी को परोसती है। नरेश और जो उनके बाबूजी हैं दोनों के लिए खाना परोसा जाता है। जैसे ही जो खाना चंद्रशेखर जी के सामने आता है तो ऐसा अच्छा खाना तरोताज़ा चंद्रशेखर जी ने बहुत दिनों के बाद खाने को मिला है। जैसे वो खाने को देखते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो नरेश अपने खाने को छोड़कर चंद्रशेखर जी के आंसुओं को पूछता है तो कहता है कि बाबूजी, मेरे पास मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे बाबूजी नहीं हैं, आज से आप मेरे बाबूजी और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो वो उनके आंसू पोंछता है और वो दोनों इत्मीनान से खाना खाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है चंद्रशेखर जी चारपाई पर लेटे लेटे सोचा करते हैं कि जो
ये एक बेटा है, ये तो मुझे 30,000 रुपये में खरीद के लाया है, और एक वो जो बेटे हैं मेरे अपने हैं जिनको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जितनी जो प्रॉपर्टी थी, जितनी पुश्तैनी ज़मीन थी, सभी मैंने अपने बेटे को दे दी है। जितना मेरा ये बेटा मेरी सेवा कर रहा है, मेरे अपनों ने भी मेरी सेवा नहीं करी। तो वो इसी बात को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद नरेश के गांव में एक मेला लगता है, तो नरेश अपने बाबूजी से कहता है, बाबूजी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मेले में घुमा कर लेकर आऊँगा। तो बाबूजी को नरेश रेहड़ी में बिठा लेता है और मेले में चारों तरफ घुमाता है, मेला दिखाता है। तो जैसे ही बाबूजी मेले में झूले को देखते हैं तो वो मन ही मन उसको देखते रहते हैं। लेकिन नरेश बाबूजी की भावनाओं को जान जाता है। नरेश जैसे ही बाबूजी से पूछता है कि बाबूजी क्या आप झूला झूलेंगे, तो बाबूजी नरेश से कहते हैं कि मैं काफ़ी बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मैं क्या करूँगा झूला झूल के, मैं इस उम्र में नहीं हूँ, मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। तो नरेश बाबूजी से कहता कि बाबूजी यदि आप भी झूला झूल लेंगे तो मैं भी झूल लूँगा, चलो दोनों झूला झूलते हैं। लेकिन बाबूजी मना कर देते हैं। नरेश बाबूजी को मना लेता। नरेश झूले के लिए 2 टिकटें खरीद कर लाता, एक अपने लिए और एक बाबूजी के लिए। नरेश बाबूजी को झूला झूलाता है और वो बड़ा, उनका जो मन है खूब खुश होता है, और शाम को वो दोनों घर आ जाते हैं। जैसे ही नरेश बाबूजी को मेला दिखाकर घर ले आता है तो वो अपनी मिसेज से बोलता है कि बाबूजी के लिए खाना बनाओ। तब बाबूजी कहते हैं कि मैंने मेले में काफ़ी कुछ खा पी लिया है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, यदि तुम्हें खाना है तो तुम बना लो। लेकिन नरेश कहता है कि नहीं बाबूजी, यदि आप खाओगे तो हम खाएंगे, यदि आप खा लोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो नरेश की मिसेज जो है बाबूजी के लिए खाना बनाती है, और खाना जैसे ही उनके सामने परोसा जाता है तो बाबूजी आज नरेश से पूछने बैठ जाते हैं। तो बाबूजी नरेश से पूछते हैं कि बेटा मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि आप बुरा ना माने तो नरेश अपने बाबूजी से कहता, बाबूजी आप बेधड़क होकर पूछिए, आपका मैं बेटा हूँ, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। तो बाबूजी कहते हैं कि तुम मुझे 30,000 रुपये में खरीद कर लाए हो, और मेरे पास कोई धन माया कुछ नहीं है, और मैंने तुम्हें कुछ दिया भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो जितना मेरे अपनों ने भी नहीं किया, जिसके लिए मैंने सारी प्रॉपर्टी उनके बराबर बराबर उनके हिस्सों में बांट दी, पाल पोस कर उनको बड़ा किया। लेकिन मैं तो बिल्कुल, मेरे पास मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम मेरी इतनी सेवा पानी कर रहे हो और मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही बाबूजी के मुंह से ये बात सुनता है नरेश, तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो बाबूजी कहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया जो तुम इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं? तो नरेश अपने बाबूजी से कहता, नहीं बाबूजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे आपने मुझसे ये सवाल किया तो मुझे अपना जो पुराना जो समय है वो याद आ गया। 10 साल पहले मैं काफ़ी शराब पिया करता था। मेरे बाबूजी मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन उनकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती थी। वो मुझे देखकर बड़े परेशान रहने लगते थे। मैं शराब पीकर आवारा बच्चों के साथ दिन रात आवारा ही घूमता रहता था। कोई काम काज भी मैं नहीं करता था। लेकिन जैसे ही एक दिन मुझे पता चला कि जो मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया है, और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और जैसे ही पता चला कि वो जो हार्ट अटैक है वो उनको मेरे कारण आया है, तो उस दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया, और मुझे काफ़ी बड़ा दुख हुआ। यदि काश उनकी बातें मेरी समझ में आ जाती, मैं शराब नहीं पीता, तो आज मेरे बाबूजी मेरे पास जिंदा होते, मैं उनकी सेवा कर पाता। और जब से ही आपके जो बेटों ने आपको बेचने का जो मेरे सामने जो सवाल रखा, मैंने तुरंत ही हाँ कर दी कि मुझे मेरे बाबूजी मिल जाएंगे, मैं उनकी सेवा जी जान से करूँगा, और उनको अपने बाबूजी से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको अपने साथ लेकर आया हूँ। तो जैसे ही नरेश की बातें चंद्रशेखर जी सुनते हैं तो वो काफ़ी बड़े भावुक हो जाते हैं, और नरेश को अपने गले से लगा लेते हैं, और फिर वो दोनों ही रोने लगते हैं।
तो जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो नरेश और उनके जो बाबूजी हैं, बहुत खुश परिवार रहता है। तो जो बाबूजी के जो चंद्रशेखर के जो अपने बेटे थे, 4 बेटे थे, उनके पास एक व्यक्ति आता है। तो वो व्यक्ति उन बच्चों से कहता है कि तुम्हारे बाबूजी की 2 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन को खरीद कर हम वहाँ पर कंपनी लगाना चाहते हैं, जिसे हम खरीदना चाहते हैं, और उससे आपको उस ज़मीन को बेचने से आपके पास काफ़ी सारा पैसा भी होगा और हमारी कंपनी भी लग जाएगी। तो जो उसके बेटे हैं चंद्रशेखर के, चारों आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं और उस व्यक्ति से उन कागज़ों को भी देखते हैं। तो आपस में कहते हैं कि इस ज़मीन का जो जिक्र है बाबूजी ने हमें कभी नहीं किया, इस ज़मीन को तो उन्होंने हमसे छुपा कर रखा। और वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि बाबूजी को अब कहाँ से ढूंढा जाए और कैसे कैसे उनका पता लगाया जाए। हमें तो कबाड़े वाले का कोई एड्रेस और कोई भी अता पता नहीं है, अब क्या करना चाहिए। तो वो बैठकर सोचते हैं और चारों भाई चारों दिशा में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक जगह से उनको नरेश का पता मिल जाता है, बाबूजी का पता मिल जाता है। चारों भाई और बहुएं गाड़ी में बैठकर और नरेश के घर, कबाड़े वाले के घर एंट्री कर देते हैं। और जैसे ही चारों भाई गाड़ी से उतरते हैं और बाबूजी के का पता करते हैं और नरेश के बारे में पूछते हैं, तो जैसे ही नरेश को पता चलता है कि ये बाबूजी के बेटे हैं, वो उनको बड़े ही स्वागत के अनुसार और बड़े ही इज्जत से अपने घर लेकर आते हैं और बाबूजी के पास चेयर बिछाकर उनको बिठा देते हैं। तो बाबूजी उन बेटों को देखकर एकदम से उनसे पूछने लगते हैं, अब क्या बाकी रह गया है जो तुम मुझसे अब लेने आए हो, अभी कुछ रह गया है। तो कोई भी पहले तो साहस नहीं कर पाता है बाबूजी के सामने इस बात को रखने के लिए। तो बड़ा बेटा हिम्मत करके बाबूजी से कहता है कि बाबूजी, हमारी जो 2 एकड़ ज़मीन है तो उसको वो रह गई है और उसको भी हमारे बराबर बराबर हिस्से में बांट दीजिए। जैसे ही बड़ा बेटा इस बात को कहकर पूरी करता है, तो जो उनके बाबूजी हैं एकदम से वो लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो 2 एकड़ ज़मीन है, पहले तो मैं इसको भूल ही चुका था, लेकिन ये ज़मीन मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज में दी थी और ये मेरे ही नाम उन्होंने कर दी थी। लेकिन मैंने इस ज़मीन को लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि मैं इस ज़मीन को नहीं लूँगा, मैंने उनके ही ऊपर उनको छोड़ दिया था, लेकिन मैं इस ज़मीन को बिल्कुल भूल गया था। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है और आप यहाँ से जा सकते हैं। तो बाबूजी अपने बेटे को धुतकार देते हैं और नरेश को आवाज़ लगाकर कहते हैं कि बेटा इनको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो, मेरा और इनका कोई भी वास्ता नहीं है। तो उनको अपने बेटों को कहते हैं कि यही मेरा असली बेटा है। तो वो नरेश चंद्रशेखर के बेटों को कहते हैं कि मेरे बाबूजी ने आपको बोल दिया है ना कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो नरेश धक्के मार को उनको बाहर निकाल देता है। तो जैसे उस व्यक्ति को पता चलता है कि बाबूजी का पता चल गया है और जो नरेश के घर वो रहते हैं, तो वो व्यक्ति कागज़ों के साथ नरेश के घर आ जाता है और बाबूजी से कहता है कि बाबूजी, जो ये ज़मीन है आप इसको बेच दीजिए और हम उस पर कंपनी लगा लेंगे और आपके पास काफ़ी सारा पैसा भी आ जाएगा। बाबूजी होते हैं तो वो उस ज़मीन को बेचते नहीं हैं, तो वो उसको साफ ही मना कर देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो नरेश से कहते हैं कि हमें कल तहसील चलना है और मैं इस ज़मीन को तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तो नरेश अपने बाबूजी को साफ मना कर देता है कि मुझे मेरे पापा मिल गए हैं, मुझे मेरे बाबूजी सेवा करने के लिए मिल गए हैं, जो ये ज़मीन है इनको भी आप उन्हीं भैया और के नाम कर दो, मुझे आपकी कोई ज़मीन नहीं चाहिए। तब जो चंद्रशेखर हैं नरेश से कहते हैं कि आपको मेरे साथ तहसील चलना होगा। नरेश चंद्रशेखर की बात को मान जाते हैं और अगले दिन वो तहसील चले जाते हैं। जो उनके चंद्रशेखर हैं उस ज़मीन को, जो 2 एकड़ ज़मीन है, वो नरेश के नाम कर देते हैं। वो व्यक्ति फिर बाबूजी के पास आता है, नरेश के पास फिर आता है उन कागज़ों को लेकर। तो वो नरेश से कहता है कि आप इस ज़मीन को बेच दीजिए और हमारा जो कंपनी है वो हमारी लग जाएगी, आपके पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। नरेश उस व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने बाबूजी से पूछ कर बताता हूँ। तो नरेश अपने बाबूजी से कहता है कि बाबूजी, हम इस ज़मीन को बेच देते हैं, हम पे
ज़मीन भी हो जाएगी और हम एक मकान भी बना लेंगे। तो बाबूजी कहते हैं कि तू ही मेरा बेटा है और जैसे तुझे अच्छा लगता है ऐसे तू कर सकता है। तो नरेश उस ज़मीन को बेच देता है और गांव में काफ़ी सारी ज़मीन भी खरीद लेता है। उसके पास काफ़ी सारी ज़मीन भी हो जाती है और वो एक अच्छा सा मकान भी बना लेता है। नरेश अपने फैमिली और अपने बाबूजी के साथ अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहता है और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से तरह से व्यतीत करते हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे तुम चंद्रशेखर जी के बारे में, क्या कहना चाहोगे तुम नरेश कबाड़ी के बारे में, क्या कहना चाहोगे उन चारों बेटों के बारे में? भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे तो अच्छा है। और आपको यदि मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। भगवान ऐसी औलाद से तो बेऔलादा रहना अच्छा है। भगवान ऐसा दिल किसी को ना दुखाए। और इस ऐसी वीडियो का जो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं है। और हम ऐसी वीडियो आपको इसलिए हम दिखाते हैं मोटिवेशन वाली, इसी वजह से हम आपके सामने लाते हैं ताकि आप इनसे कुछ सीख सको और औरों को भी शेयर कर सको। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना है। और फिर मेरी आप सबसे एक विनती है चलते चलते कि आप मेरी सपोर्ट ऐसे ज़रूर करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब